जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो है अधिकार, मैक्स वेबर की जो थ्योरी है उसमें अधिकारों का सिद्धांत क्या है। अथॉरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, ध्यान रहे। और ये सिद्धांत मैक्स वेबर का बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। समाजशास्त्र में जो मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक शक्ति और अधिकार पर जो विश्लेषण किया है वो सोशलॉजी, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस में बहुत महती भूमिका एक प्रकार से निभाता है। तो मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है, सामाजिक संरचना है, उसको मैं यहाँ पर इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ आप इसको पूरा देखोगे ऐतिहासिक संदर्भ में, तो मैं थोड़ा सा मैक्स वेबर का इंट्रोडक्शन आपको करा दूँ। 1864 में इनका जन्म हुआ। लॉ और हिस्ट्री की इन्होंने पढ़ाई की। आप देखिएगा कि लॉ का और हिस्ट्री का विद्यार्थी समाजशास्त्र में आकर के महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसके बाद इनके जो प्रमुख कार्य थे वो सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के थे। आई थिंक ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बन जाता है ना, कि कोई व्यक्ति जो लॉ पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है और आगे चल के समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल में अपना योगदान देता है। एकेडमिक कैरियर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आता हूँ। वेबर के जो अधिकार है, यानी जो वैधता है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो है उसमें 3 प्रकार की अथॉरिटी की बात इन्होंने की। और तीनों प्रकार की अथॉरिटी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और 2-2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये वाले। और ओवरऑल जो है इसको आपके बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। देखिए, पहली जो होती है वो होती है परंपरा आधारित। अब आप सब जानते हैं कि जो पहले अथॉरिटी मिला करती थी उसे परंपरा और रिवाजों पर आधारित कहा जाता था। राजवंश और पितृसत्तात्मक सत्ता की, भाई पिताजी के मरने के बाद पुत्र को अपने आप सत्ता मिल गई। राजवंश में ऐसा होता था। यदि हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत गुणों पर आधारित करिश्मेटिक लीडरशिप होती है एक प्रकार से। वेबर ने इसको बहुत महत्व दिया था। व्यक्तिगत गुणों पर ही आधारित होती है। जैसे राजनीतिक और धार्मिक नेता की बात करें, देखिए राजनीति में हम लोग बात करें तो भारत के ही संदर्भ में मैं बात करूँगा। पहले नेहरू जी का टाइम रहा, उसके बाद इंदिरा जी का रहा, अब मोदी जी का टाइम चल रहा है। धार्मिक नेताओं में आप देखेंगे कि दलाई लामा जो है कितना प्रसिद्ध है और वहाँ व्यक्तिगत का महत्व रहता है ऑटोमेटिकली। यदि हम लोग बात करें, ईसाइयों में बिशप का योगदान रहता है। ये धर्मगुरु जो है मौलवियों का एक प्रकार से रहता है। तो ये इनमें अलग चीज़ है। वैधानिक और तार्किक जो प्राधिकार है, ये नियम और कानूनों के ऊपर आधारित होती है और ये आधुनिक राज्य में है और नौकरशाही के रूप में एक प्रकार से अधिकारों को प्रदान करती है। तो ये 3 भाग जो है मेरे सामने बहुत महत्वपूर्ण भी है। इनको डिटेल से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पारंपरिक जो अधिकार की परंपरा थी ये कब से शुरू हुई। पारंपरिक जो अधिकार है वो ऐतिहासिक रूप से देखोगे तो राजशाही और सामंती व्यवस्था और आदिम समाज से यहाँ शुरुआत हुई इनकी। विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए यहाँ जो अधिकार का आधार होता है वो ट्रेडिशंस होती हैं, रिचुअल्स होते हैं और एक प्रकार से वंश आधारित होते हैं, यानी बाई वर्थ ये चलते हैं। और जो स्रोत होता है वो एक प्रकार से उन ट्रेडिशंस के बेस पर होता है। वहाँ एक बिलीफ होता है, उनकी रिलीजियस मान्यताएं हैं वो जुड़ी हुई होती है। और आधुनिक प्रासंगिकता, आज भी कई संस्कृतियों में परिवार और सामुदायिक नेतृत्व जो है मौजूद है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही यूजलेस हो गई। पारंपरिक जो प्राधिकार की इसमें है, एक प्रकार से राजशाही और पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसको अभी भी देखा जाता है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो ये नौकरशाही का एक प्रकार से सत्ता का एक प्रकार है। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हो कि जहाँ जहाँ राजतंत्र है, चाहे वो ब्रिटेन में क्राउन की बात हो, चाहे जापान की बात हो, एग्जाम्पल्स यू कैन पिक। यदि हम लोग करिश्माई अधिकार की बात करें, ये इसको आप लोग यू कैन डिलीट इट। देखो, कोई असाधारण व्यक्तित्व का आदमी है तो डेफिनेटली है कि अब मैं यहाँ पर देखो भारत के संदर्भ में मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल दिया था। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में ये लीडरशिप डेवलप हुई और इसी के बेसिस पर कई जो नेता है, चाहे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो,
चाहे फिलहाल मोदी जी हों, इन्होंने शासन किया है, एक प्रकार से रूल किया है। हालाँकि दिस इज़ द डेमोक्रेटिक वे, क्योंकि दो सबने चुनाव जीता है और तब शासन किया है, ऐसा नहीं। बट उनके व्यक्तित्व का महत्व रहा है, पार्टी से बढ़ कर के रहे हैं। इमोशनल जो रिलेशन है, यानी यहाँ आप ये चीज़ देखोगे कि अनुयायियों के साथ इनका जो जुड़ाव होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। अब देखोगे कि यदि आज की डेट में भी हम लोग मोदी जी को कुछ कह दें तो एक बड़ा समुदाय जो है उसको ट्रोल करने लगता है। तो होता क्या है, जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ एक कनेक्टिविटी होती है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। उल्टा भी आप लोग कह सकते हो, दूसरे जो नेता हैं उनके खिलाफ भी आप बोलोगे तो यही होगा। अनुयायी समूह यानी समर्पित और विश्वासी अनुसरण करने वाले लोग होते हैं इनके, और ढेर सारे होते हैं। परिवर्तन लाने की क्षमता होती है, स्थापित व्यवसाय को चुनौती देने का साहस जो है इन लोगों में होता है। और करिश्माई अधिकार किसी व्यक्ति के साधारण व्यक्तित्व और गुणों पर आधारित होता है, असाधारण व्यक्तित्व और गुणों पर आधारित होता है। और यह ऐसा अधिकार का ऐसा स्वरूप है जो व्यक्तिगत प्रभाव और अनुयायियों में के विश्वास से उत्पन्न होता है, न कि संस्थागत पदों या परंपराओं से। ऐतिहासिक उदाहरणों में हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी है, मार्टिन लूथर किंग है, नेल्सन मंडेला है। ये तो देखो बड़े पहले के हो गए। धार्मिक नेताओं में बात करें तो बुद्ध है, ईसा मसीह है, चे गुवेरा है। बेवर के अनुसार जो है करिश्माई अधिकार अस्थायी होता है और बाद में ये संस्थागत रूपों में परिवर्तन हो जाता है, जिसे वे करिश्मा का नियमितीकरण भी बोलते हैं। इसके बाद जो है आधुनिक स्वरूप में देखें तो आधुनिक स्वरूप में नियम आधारित व्यवस्था होती है, जहाँ लिखित नियम होते हैं, प्रक्रिया होती है, लिखित संविधान होता है, कानूनी ढांचा होता है, नीतिगत प्रक्रियाएं होती हैं, हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक संरचना होती है, एक प्रकार से क्रम होता है पदों का, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएं यहाँ पर होती हैं, व्यावसायिक दक्षता यहाँ पर नज़र आती है, योग्यता आधारित चयन भी होता है, विशेषज्ञता का महत्व भी यहाँ पर नज़र आता है, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण होता है। देखिए, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से रीड कीजिएगा। मेरा अभी भी ये मानना है कि आपके लिए बहुत यूजफुल सा टॉपिक है ये। और वैधानिक तार्किक अधिकार, ये वर्तमान समय में जो है ये जो नौकरशाही का स्वरूप है आखिरी वाला, यानी खासतौर पे वैधानिक तार्किक अधिकार वाला, यही व्यवहार में है, जिसमें दक्षता होती है, निष्पक्षता होती है, पूर्वानुमान होता है। और आधुनिक सरकारें, कॉरपोरेट संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है इसी प्रकार के अधिकार का उदाहरण है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, जहाँ विशेषज्ञता होती है, श्रम विभाजन होता है, लिखित में नियम होते हैं। बीबर का योगदान जो है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, ये उतना इम्पोर्टेंट मेरे सामने नहीं है, बट इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल से देखिएगा। और निष्कर्ष के रूप में आप बेवर के योगदान में इनको देख सकते हो कि सैद्धांतिक महत्व, व्यवहारिक अनुप्रयोग और वैश्विक प्रासंगिकता। तो बेवर की नौकरशाही की अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है। हालांकि आलोचनाएं होती हैं, और आलोचनाएं तो हर किसी की होती है। इनको आप लोग और डिटेल से कहीं से भी देख सकते हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, और इन जो विद्वान हैं, सारे विद्वान जो हैं, इनको थोड़ा सा लर्न कर ले, अंडरस्टैंड कर ले। थैंक यू सो मच।